So today we will discuss about the endocrine system, the glands which do not have ducts. Duct मतलब the tubes to secrete something. इंडोक्राइन सिस्टम में इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है. एक्चुअली हमारी बॉडी में दो तरह की ग्लैंड्स होती हैं. एक वो जिनमें डक्ट होती है अपने सिक्रीशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए. जैसे कि लिवर था, तो हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़ा था तो लिवर के बारे में बात की थी कि लिवर इज अ ग्लैंड जिससे एक हेपेटिक डक्ट निकलेगी जो कि उसका सिक्रीशन जिसको कि हम बाइल जूस बोलते हैं उसे लेकर के गॉल ब्लैडर में जाएगी. हाँ, फिर गॉल ब्लैडर से वो रिलीज होता रहेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में विद द हेल्प ऑफ बाइल डक्ट. तो डक्ट वाली जो ग्लैंड्स होती हैं उनको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, और जिन ग्लैंड्स में डक्ट्स नहीं होती हैं उनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं. तो बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स इन आवर बॉडी, यानी कि हमने जो प्लांट हार्मोन पढ़े थे लास्ट क्लास में, उसके आगे हम बात कर रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी में जो हार्मोन्स मिलते हैं, एनिमल बॉडी में जो हार्मोन्स मिलते हैं वो किस तरह के होते हैं और हाउ दे कोऑर्डिनेट विथ द न्यूरल कंट्रोल. हम इसको केमिकल कंट्रोल बोलते हैं जो हार्मोन्स का कंट्रोल है. हाँ, तो न्यूरल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल दोनों मिलकर के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारा बना रहे हैं. तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्योंकि उनकी डक्ट नहीं है तो दे डायरेक्टली रिलीज देयर सिक्रीशंस इनटू द ब्लड स्ट्रीम. तो उनके सिक्रीशन को जो कि डायरेक्टली वो ब्लड स्ट्रीम में डालती हैं हम हार्मोन्स बोलते हैं. तो इस सेक्शन में वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन आवर बॉडी एंड नेम्स ऑफ देयर हार्मोन्स रिलीज बाय देम एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज हार्मोन्स. तो आपकी बुक में कुछ इस तरह का डायग्राम दिया हुआ है. आप देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी में वेरियस प्लेसेस पर अलग अलग जगह पर जो जो ग्लैंड्स मिलती हैं उन ग्लैंड्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है. सबसे ऊपर हमें दिखता है पीनियल ग्लैंड. मेल फीमेल दोनों में पीनियल ग्लैंड दिख रहा है. पीनियल ग्लैंड एक छोटा सा एक पाइन शेप्ड बॉडी है, जैसा कि वो पाइन सीड होता है उस तरह का एक कोनिकल थोड़ा सा बॉडी है. तो इसको हम पीनियल, इसका नाम हो गया. ये बेसिकली हमारी बॉडी ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको बोलते हैं मेलाटोनिन. The name of the hormone released by pineal is melatonin, and that melatonin is responsible for the sleep pattern regulation. हमारा जो sleep pattern है, हम एक पर्टिकुलर टाइम पे नींद आ जाती है हमको, है ना, हम इसको सर्काडियन साइकिल बोलते हैं. ये सर्काडियन साइकिल, सीजनल साइकिल जो हमारे स्लीप की होती है, हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक बोल सकते हो आप, कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पर सोने का टाइम हो जाता है, आपको नींद आती है. एक पर्टिकुलर टाइम आपका जगने का टाइम हो जाता है, उस समय आप जगते हो. ठीक है, तो ये सब जो रेगुलेट करने वाला हार्मोन है इसको हम मेलाटोनिन बोलते हैं. दैट इज रिलीज बाय द पीनियल ग्लैंड. पीनियल ग्लैंड हमारे जो फोर ब्रेन हमने पढ़ा है उसमें जो थैलेमाई देखे थे हमने, डायनसेफेलॉन देखा था हमने. डायनसेफेलॉन में थैलेमाई बीच में एक हॉलो स्पेस था. ऊपर वाले हिस्से को हम एपिथैलेमस बोलते हैं, नीचे वाले को हाइपोथैलेमस बोलते हैं. तो ये एपिथैलेमस से कनेक्टेड होता है, फोर ब्रेन के साथ ही कनेक्टेड रहता है, मतलब बिल्कुल सेंटर ऑफ द ब्रेन में मिलता है पीनियल ग्लैंड. यहाँ पे हाइपोथैलेमस हमको दिख रहा है विच इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन. हमने कहा था कि दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीट रेगुलेशन और टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ आवर बॉडी. अपार्ट फ्रॉम दैट हाइपोथैलेमस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द थर्स्ट, द हंगर एंड द टायर्डनेस, द फटीग. ये सब काम वो कर रहा है एज अ पार्ट ऑफ ब्रेन. बट दिस इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड ऑल्सो. ये कुछ हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है, एंड बाय सिक्रीटिंग सम हार्मोन्स इट कंट्रोल्स द पिट्यूटरी. पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड कहलाती है, और पिट्यूटरी को क्योंकि हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है बाय सिक्रीटिंग सम रिलीजिंग हार्मोन्स या रिलीजिंग फैक्टर्स, हम हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं. तो ये जो हाइपोथैलेमस है ना, ये वो रिलीज करेगा हार्मोन जो कि पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करे टू सिक्रीट सम हार्मोन्स. जैसे कि पिट्यूटरी का अपना खुद का हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन. हाँ, वो ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. एट द ग्रोइंग एज, जब बच्चा छोटा होता है फिर वो ग्रो कर रहा होता है, उसकी हाइट बढ़ रही होती है, उस समय ग्रोथ हार्मोन का प्रॉपर सिक्रीशन अगर होता है तो ग्रोथ नॉर्मल रहती है. अगर
हाइपो सिक्रीशन यानी कम सिक्रीशन होता है तो एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसको बोलते हैं ड्वार्फिज्म। हाँ, यानी कि हाइट कम रह जाती है बच्चे की। ड्वार्फिज्म ड्यू टू लेस सिक्रीशन, हाइपो सिक्रीशन। हाइपो मतलब कम, हाइपो का मतलब नीचे होता है वैसे, लेकिन यहाँ पे हाइपो का मतलब है लेस सिक्रीशन। तो लेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी अगर रहेगा एट द ग्रोइंग एज तो हाइट कम रह जाती है एंड द प्रॉब्लम इज नोन एज ड्वार्फिज्म। अगर हाइपर सिक्रीशन हो गया, ज्यादा सिक्रीशन हो गया तो जाइगैंटिज्म इज अनदर प्रॉब्लम, जिसकी वजह से बॉडी का साइज बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, एक ओवर ग्रोथ जैसा सिचुएशन दिखाई देने लगता है। अगर ग्रोइंग एज के अलावा पिट्यूटरी का सिक्रीशन ग्रोथ हार्मोन ग्रोइंग एज के अलावा एडल्ट्स में अगर हाइपो सिक्रीशन हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाइपर सिक्रीशन हो जाए तो एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम बोलते हैं एक्रोमेगाली। हाँ, एडल्ट्स में एक्रोमेगाली, एक्रोमेगाली से बॉडी की डिस्प्रपोर्शनेट ग्रोथ होने लगती है, जैसे कि जॉ की बोन का इनलार्जमेंट हो जाना, किसी भी बोन का इनलार्जमेंट हो जाना, हाँ, हमारी स्कल पर कुछ आउटग्रोथ आ जाना, इस तरह का प्रॉब्लम एक्रोमेगाली कहलाता है। दैट इज बिकॉज ऑफ हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिलीज बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ऐसे तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर रहा है, लेकिन पिट्यूटरी क्योंकि मास्टर ग्लैंड कह रहे हैं हम उसको, उसके पीछे भी एक रीजन होगा, ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है फॉर ऑल द ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड है जैसे ये, तो थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको थायरॉक्सिन बोलते हैं। तो इसके थायरॉक्सिन के रिलीज को पिट्यूटरी कंट्रोल करेगा और पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस के कंट्रोल करेगा। कैसे करेगा ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे समझो कि पिट्यूटरी है, अब पिट्यूटरी ग्लैंड ने एक हार्मोन रिलीज किया जिसको हम बोलते हैं TSH, हाँ, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये थायराइड को स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज थायरॉक्सिन। ये TSH रिलीज कब करेगा पिट्यूटरी? जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स या फैट्स का मेटाबॉलिज्म कुछ डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। तो इसका काम है, थायरॉक्सिन हार्मोन जो रिलीज होने वाला है, उस थायरॉक्सिन का काम है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करना। जैसे ही बॉडी में मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होगा, ब्रेन को पता चल जाएगा, और ब्रेन के साथ में जुड़ा हुआ है हाइपोथैलेमस, दैट इज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। वो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड यानी हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसको बोलते हैं TSH RH, यानी TSH रिलीजिंग हार्मोन। इसे हम RH भी बोलते हैं या रिलीजिंग फैक्टर भी बोलते हैं। TSH रिलीजिंग फैक्टर इज रिलीज बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये रिलीज करेगा और इसकी वजह से पिट्यूटरी विल गेट इंस्टिगेटेड टू रिलीज TSH। तो इसका मतलब हाइपोथैलेमस ने TSH RH रिलीज करके पिट्यूटरी को बताया कि TSH रिलीज करो। TSH रिलीजिंग फैक्टर या TSH रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया, तो पिट्यूटरी ने TSH रिलीज किया और इस वजह से थायराइड ने थायरॉक्सिन रिलीज किया। थायराइड को इसने स्टिमुलेट किया सो दैट थायराइड कैन रिलीज थायरॉक्सिन। हाँ, दिस इज द कंट्रोल मैकेनिज्म जो कि चलता है, राइट। अब थायरॉक्सिन अपना काम करना शुरू कर देगा। क्या करेगा थायरॉक्सिन? कि जो मेटाबॉलिज्म उसने करना है कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का, फैट्स का, वो करना शुरू कर देता है। वो जब अपना काम खत्म कर चुका होता है, फिर से ब्रेन को पता चल जाता है कि अब ज़रूरत नहीं है थायरॉक्सिन की। तो ज़रूरत नहीं है थायरॉक्सिन की, तो हाइपोथैलेमस दूसरा हार्मोन रिलीज करता है TSH IH। किसके लिए? पिट्यूटरी के लिए। पिट्यूटरी के लिए TSH IH रिलीज करते ही, IH मतलब इनहिबिटरी
इनहिबिट करना कल हमने देखा था, इनहिबिट मतलब रोकना। कहाँ पे वर्ड आया था इनहिबिटरी? इनहिबिट वर्ड का वर्ड आया था जब हम पढ़ रहे थे ये ग्रोथ इनहिबिटर के बारे में। हम प्लांट हार्मोन की बात कर रहे थे। हम कह रहे थे कि जो एब्सिसिक एसिड है वो ग्रोथ इनहिबिटर है, यानी ग्रोथ को रोकने वाला है। तो ये इनहिबिट कर रहा है, इनहिबिटरी हार्मोन है, मतलब ये हार्मोन के रिलीज को रोकने के लिए रिलीज होगा। TSH IH यानी TSH इनहिबिटरी हार्मोन। तो रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन, दो तरह के हार्मोन हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा। फॉर ईच हार्मोन रिलीज बाय द पिट्यूटरी, दैट इज द स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो TSH की रिलीज TSH IH के जैसे ही ये रिलीज करेगा वैसे TSH की रिलीज बंद हो जाएगी, और जैसे TSH की रिलीज ब्लॉक हो जाएगी वैसे थायराइड भी थायरॉक्सिन की रिलीज को बंद कर देगा। तो अल्टीमेटली all the hormones are released under the guidance of the master gland, that is pituitary, and pituitary acts according to the guidance of the hypothalamus. तो थायराइड ग्लैंड का हमको फंक्शन पता चल गया कि थायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन निकलता है जिसको हम थायरॉक्सिन बोलते हैं, वो थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगा। ये जिस एलिमेंट से बनता है उस एलिमेंट को आयोडीन कहते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमको आयोडाइज्ड सॉल्ट क्यों खाना चाहिए, है ना। आयोडाइज्ड सॉल्ट मतलब वो सॉल्ट जिसमें आयोडीन मिला हुआ हो। तो आयोडीन क्योंकि हमारे फूड के और किसी कंपोनेंट में नहीं होता है, इसलिए हम सॉल्ट में आयोडीन डाल करके खाते हैं। हाँ, वो रेगुलर पार्ट ऑफ आवर फूड हो जाता है और थायरॉक्सिन के बनने में हेल्प करता है। तो इस तरह से थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन के रिलीज होने से हमारा मेटाबॉलिज्म नॉर्मल रहता है। फिर देखिए थायराइड के साथ ही, अच्छा थायराइड के साथ एक चीज़ और कि उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है अगर हाइपोथायराइडिज्म, हाँ, हाइपोसिक्रीशन अगर थायरॉक्सिन का होता है तो उसको हम हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। यानी कि थायराइड का थायरॉक्सिन कम रिलीज करना। ये अलग अलग एज पर अलग अलग होता है इसका इम्पैक्ट। अगर कोई बहुत छोटा बच्चा है, इन्फेंट है, तो उसका हाइपोथायराइडिज्म अगर हो जाएगा तो एक प्रॉब्लम शुरू हो जाता है जिसको हम बोलते हैं क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म से बच्चे के जो इन्फेंट होता है उसकी ब्रेन की ग्रोथ रुक जाती है, और अगर ब्रेन की ग्रोथ रुक जाएगी तो फिर वो वैसा बिहेव नहीं कर पाएगा जैसा कि नॉर्मल बच्चे को करना चाहिए। बैठना वो नहीं सीख पाता, चल नहीं पाता, ठीक से समझ नहीं पाता चीज़ों को। तो ये क्रेटिनिज्म के साथ में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी भी एज में, एट एनी एज, देयर इज अ कॉमन प्रॉब्लम नोन एज गॉइटर। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि गॉइटर हो गया है मतलब स्वोलन नेक। गॉइटर को हम स्वोलन नेक भी बोलते हैं। किसी भी एज में हो सकता है। फीमेल्स में स्पेसिफिकली, एडल्ट्स में भी स्पेसिफिकली फीमेल्स में ज़्यादा करके हाइपोथायराइडिज्म की वजह से एक प्रॉब्लम होता है जिसको हम बोलते हैं मिक्सिडीमा। हाँ, जॉइंट्स में पेन, स्वेलिंग, इस तरह की प्रॉब्लम्स थायरॉक्सिन के हाइपोसिक्रीशन की वजह से यानी कम रिलीज की वजह से होती है। हाइपरथायराइडिज्म अगर हो जाए यानी थायरॉक्सिन का हाइपर रिलीज, ज़्यादा रिलीज हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में एक प्रॉब्लम होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सोप्थेल्मिया। एक्सोप्थेल्मिया is also known as Graves disease. Graves disease, उसमें क्या होता है कि ऑप्थेल्म मतलब आईज, एक्सोप्थेल्मिया आईज बड़ी बड़ी दिखती हैं। हाँ, तो ग्रेव्स डिजीज भी शायद इसीलिए नाम रखा होगा, है ना, कि कोई ऐसा भूत की तरह से देखने लग जाए किसी को ग्रेव्स से निकल के, तो शायद इसलिए उसको ग्रेव्स डिजीज बोलते हैं ना, ऐसा लगता है मुझको। तो ये हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड की वजह से हुआ है। हाइपर मतलब ज़्यादा, थायरॉक्सिन ज़्यादा रिलीज हो जाए थायराइड से, तो ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, अब देखें कि थायराइड के पास में लिखा हुआ है पैराथायराइड।
थायराइड को तीन तरफ से घेर करके ये ग्लैंड रहती है जिसको पैराथायरॉइड बोलते हैं। इसके हार्मोन को पैराथायरॉक्सिन जैसे थायरॉक्सिन था वैसे पैराथायरॉक्सिन है, या पैराथॉर्मोन भी कहते हैं। पैराथायरॉक्सिन और पैराथॉर्मोन एक ही बात है। ये पैराथायरॉक्सिन या पैराथॉर्मोन क्या काम करता है कि ये हमारे बॉडी में कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का लेवल रेगुलेट करता है। कैल्शियम आयंस एंड फॉस्फेट आयंस हमारे ब्लड में रेगुलेटेड रहे। तो एक्चुअली तो ये कुछ भी नहीं कर रहा है। हमारे फूड में अगर कैल्शियम एंड फॉस्फेट का कॉम्बिनेशन ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्टिवेटेड नहीं होता है। लेकिन अगर ब्लड में कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की कंसंट्रेशन कम होने लगती है तो ये हमारे बोन्स में से निकाल करके डालने लगता है। हाँ, हमारी बोन से निकाल करके ब्लड में कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयंस को डालने लग जाएगा और फिर हमारी बोन्स कमज़ोर हो जाएंगी, है ना। ऑस्टियोपोरोसिस यानी बोन्स का कमज़ोर होना। बोन्स ऐसी हो जाती हैं कि बहुत जल्दी से फ्रैक्चर हो जाता है ना। तो ये काम हो गया पैराथॉर्मोन का। थाइमस यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारे चेस्ट में एक ग्लैंड है। ये एक्चुअली इन्फेंट्स में या तो बच्चों में होती है। एक ग्लैंड है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करती है। हमारा इम्यून सिस्टम जब तक कुछ डेवलप नहीं हो पाता, यानी अप टू द एज ऑफ प्यूबर्टी, ये जो थाइमस ग्लैंड है इसका एक हार्मोन निकलता है थायमिन। वो थायमिन हार्मोन इम्यून सिस्टम को सपोर्ट कर रहा होता है। तो ये तब तक प्यूबर्टी की एज तक एक्टिवेटेड रहती है। उसके बाद फिर इम्यून सिस्टम फुल्ली डेवलप हो जाता है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, और इसकी ज़रूरत नहीं है तो फिर ये अपना साइज छोटा करते करते श्रिंक हो जाती है, या तो बहुत छोटी सी होकर के यहाँ पर एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन बची रहती है, और या फिर ये पूरी तरह से गायब ही हो जाती है। तो ये अप टू प्यूबर्टी ही एक्टिव रहती है थाइमस। फिर देखें पैनक्रियाज, थोड़ा सा ज़्यादा नीचे आ गया, किडनी के ऊपर दिख रहा है। मतलब हमारे जो हमने देखा था पैनक्रियाज कहाँ पे, हमारा जो स्टमक है, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में जो गैप है उस जगह पर। तो किडनी पीछे की तरफ है एक्चुअली। ये ना सोचें इसे देख करके कि ये किडनी में है ना। किडनी अलग है, किडनी थोड़ा सा बैक साइड पे है। ये हमारे बिल्कुल बीच में हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से लगा हुआ ग्लैंड है, और हमने इसको वहाँ पे भी डिस्कस किया था जब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो रही थी कि पैनक्रियाज जो है वो एक ड्यूअल ग्लैंड है। उसका आधा पार्ट एक्सोक्रिनल है, आधा पार्ट एंडोक्रिनल है। जो एक्सोक्रिनल पार्ट है इसका आधा पार्ट, जो डक्ट वाला पार्ट है, उसमें से तो एंजाइम्स जा रहे हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। दिस डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर रिलीज्ड इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, और वो फाइनल डाइजेशन ऑफ द फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जो हॉर्मोन्स हैं, यहाँ से जो हार्मोन निकल रहा है दैट इज इंसुलिन। हमको इंसुलिन के बारे में बात करनी है। इंसुलिन हमारी ब्लड में ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है। हाँ, पैनक्रियाज में रिलीज करता है। पैनक्रियाज में स्पेशलाइज सेल्स हैं जिनको हम बीटा सेल्स बोलते हैं। दीज बीटा सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ इंसुलिन दैट रेगुलेट्स द ब्लड शुगर लेवल। अगर ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा रहेगा, परसिस्टेंटली इंसुलिन का सिक्रीशन अगर कम हो जाएगा तो फिर ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। एंड परसिस्टेंटली जब ऐसी प्रॉब्लम आती रहती है, इसको हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। अगर ज़्यादा शुगर या हाइपरग्लाइसीमिया कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली लंबे समय के लिए रहता है तो हम कहते हैं कि द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ मेलाइटस। तो डायबिटीज़ के पेशेंट को जब इंसुलिन का सिक्रीशन बिल्कुल बंद हो जाता है तो उसको इंसुलिन के इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं। अगर पैनक्रियाज पार्शियली इंसुलिन का सिक्रीशन कर रही है तो फिर उसको इंसुलिन इंजेक्शन के बजाय एंटी डायबिटिक जो भी ड्रग्स होती है उससे ट्रीट किया जाता है। यहाँ पे हमको किडनीज दिख रही हैं और किडनी के ऊपर कैप की तरह से दो एड्रीनल ग्लैंड्स दिखती हैं। एड्रीनल, हाँ, रीनल मतलब किडनी, एड्रीनल इज एडजेसेंट टू रीनल। तो ये हमारा इमरजेंसी हार्मोन रिलीज करती है जिसको एड्रेनालिन हार्मोन बोलते हैं।
एड्रेनलिन हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज होता है इमरजेंसी सिचुएशन में। द कंडीशंस आर कॉल्ड 3 F's: फाइट, फ्राइट एंड फ्लाइट। फाइट, फ्राइट एंड फ्लाइट की कंडीशन इमरजेंसी कंडीशन है, तो हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होगी। एड्रेनलिन हमारे ब्लड में रिलीज होकर के और हमारे हार्ट बीट को तेज़ी से बढ़ा देता है। इससे हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। हार्ट बीट बढ़ेगी तो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन की सप्लाई टू द सेल्स इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन है, तो हमारी सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज करने की ज़रूरत है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इनसाइड द सेल। तो ये एड्रेनल ग्लैंड का काम है कि इमरजेंसी सिचुएशन में हमें सपोर्ट कर रहा होता है। उसके अलावा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, मेल में टेस्टिस एंड फीमेल में ओवरीज, और इन दोनों के हार्मोन्स हैं। जो टेस्टिस का हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन कहलाता है, एंड टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस। हाँ, जो कि स्पर्म्स क्या हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, गैमेट्स हैं। तो मेल गैमेट्स को बनाने का काम टेस्टोस्टेरोन का है, ये इंस्टिगेट करता है मेल गैमेट्स बनाने के लिए। और दूसरा, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। फीमेल्स में ओवरीज से 2 हार्मोन्स निकलते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन वो वैसे ही काम करता है जैसा टेस्टोस्टेरोन करता है, मतलब एक तो ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओवम रिलीज फ्रॉम द ओवरी, और दूसरा इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल्स। Apart from that, another hormone is there that is known as progesterone. And progesterone is responsible for the for taking care of the female's body around the pregnancy. ये यूट्रस की वॉल को अलाइन करता है, यूट्रस की वॉल को इम्प्लांटेशन के लिए तैयार करने के लिए हेल्प करता है। हाँ, जब एम्ब्रियोजेनेसिस हो जाता है उसके बाद में जब जो डेवलप्ड एम्ब्रियो है जिसको हम फीटस बोलते हैं वो मदर्स की बॉडी से बाहर आने वाला होता है, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट जो यूट्राइन वॉल में होते हैं उसके लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल है ना। और इसका पार्शियल कंट्रीब्यूशन है टू स्टार्ट लैक्टेशन। लैक्टेशन मतलब मिल्क प्रोडक्शन इन मैमरी ग्लैंड्स। तो इस तरह से ये सब हार्मोन्स मिल करके हमारी बॉडी के केमिकल कंट्रोल को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे एक टर्म आता है फीडबैक मैकेनिज्म। व्हाट इज दैट? फीडबैक मैकेनिज्म इज द मैकेनिज्म व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अमाउंट एंड टाइम ऑफ द हार्मोन, अमाउंट एंड टाइम ऑफ द हार्मोन टू बी रिलीज्ड। हाँ, कितना निकलेगा कोई हार्मोन, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए, और कब निकलेगा उसका टाइमिंग की एक्यूरेसी भी होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें, अमाउंट एंड टाइम, ये सब फीडबैक मैकेनिज्म से डिसाइड होती है। तो दिस इज, हमने देखा कि दिस इज कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस विच इज द मास्टर ग्लैंड that controls the pituitary, and pituitary is the master gland. It controls all other glands by releasing stimulating hormones. So with this our chapter control and coordination is over. अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो you can call me or just message me through WhatsApp. Thank you.